लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड एटम मॉडल में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि while revolving electron will radiate energy, electron will radiate energy कि while revolving electron will radiate energy, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। बट इफ इट वर सो तो क्या होगा भाई, इट वर सो amplitude of the particle decreases continuously, amplitude of particle decreases continuously, and finally it will fall into the nucleus, and finally it will fall into the nucleus, it will fall into the nucleus, but this is not possible, ठीक है, ये बात पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, but this is not possible as electron has energy, that energy is nearly equal to 4.4 mega electron volt, 4.4 mega electron volt, but to exist inside the nucleus, energy required is nearly equal to 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी चाहिए और उसके पास एनर्जी कितनी होती है, केवल और केवल 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल होती है उसकी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि उसके पास है कितनी 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे अंदर एग्जिस्ट करने के लिए कितनी चाहिए 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन हाउ इट कैन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या कहा कि while revolving electron will radiate energy, ये रिवॉल्व करने के दौरान एनर्जी रेडिएट करता है, जिसकी बात को गलत प्रूव किया गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज करेगा एंड फाइनली इट विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस या इनटू द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास एनर्जी है 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे चाहिए कितनी 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यानी कि उसके पास एनर्जी कम है, ये इसलिए अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि रुदरफोर्ड की ये बात जो थी जिसमें उसने कहा कि while revolving electron will radiate energy, ये बात उसकी क्या निकली, गलत निकली, ठीक है। अब इस बात को सुधारने के लिए आगे चल के आए बोहर, नील बोहर। तो बोहर्स हाइड्रोजन एटम मॉडल क्या था, इसके साथ अब हमें डील करना है। हमारा कॉन्सेप्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल एटम। बेसिकली ये हाइड्रोजन के साथ डील करता था, इसलिए हमने इसको हाइड्रोजन एटम मॉडल कहा है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग में करता हूं, स्टार्टिंग किस कॉन्सेप्ट के साथ होती है देखिए, ठीक है। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम देखिए बच्चों, ये क्या कहता है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी सबसे पहली जो बात थी, सबसे पहले इसने जो बात यूज करी वो यही यूज करी, ठीक है। इसने इसी को अपना बेस बना लिया, इसी बेस पे इसने काम किया। और कैसे काम किया देखो,
इसने सबसे पहले इसी को बेस बना के ये बात कही कि while revolving electron does not radiate energy. Electron does not radiate energy. While revolving, electron does not radiate energy. अब लोगों ने पूछा कि भाई वो एनर्जी रेडिएट कब करता है, तो बोहर ने कहा कि इट विल रेडिएट एनर्जी while ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। आपको पता होगा कि हम दो स्टेट के साथ यहाँ डील करने वाले हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो लेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, मिलता जुलता नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हमने n1 लिया है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट में हमने E1 लिया है, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट n2, एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट इज E2। तो पार्टिकल यहाँ जो ग्राउंड स्टेट में बैठे हैं वो पंपिंग प्रोसेस की हेल्प से, या आप ये कहिए कि हमने उनको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करा है और एक्स्ट्रा एनर्जी से वो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, extra energy की help से। That extra energy is being provided with the help of the process. That process is named as pumping. Pumping बोलते हैं जिस प्रोसेस की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और मैं आपको बात बता दूं कि ये एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते, इनके बीच में एक स्टेट आती है जिसे बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट में ये रुकते हैं। And while coming from excited to ground state, these will emit radiations. ये excited से ground state में जब वापस आते हैं तो वो एनर्जी जो होती है इनके पास, वो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज, यू कैन से। ठीक है, जिनकी एनर्जी होती है किसके बराबर, h न्यू के बराबर होती है, जो किसके इक्वल रहेगी, E2 minus E1, energy in excited state minus energy in ground state, that is equal to energy emitted, that is equal to energy emitted। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चा पार्टी, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है किसमें, लेजर में। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है किसमें, लेजर में। और लेजर आपको पता है लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाई करने का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ज करना, बाय स्टिम्युलेटेड emission of radiations, emission of radiations, light amplification by stimulated emission of radiations is nothing but, ये क्या कहलाएगा भाई, लेजर कहलाएगा। लेजर में क्या होता है कि लाइट को एम्पलीफाई करना होता है बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड होता है, एक होता है बच्चों स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स। स्टिम्युलेटेड का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से रेडिएशंस को क्या किया जाएगा, लाइट को क्या किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिम्युलेटेड का मतलब है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स हम क्या कराएंगे, एमिट करवाएंगे रेडिएशंस। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स वी कैन एम्पलीफाई द लाइट रेडिएशन, एम्पलीफाई करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना उसका, उस कॉन्सेप्ट ने तहलका मचा दिया था। बोहर का ये जो कॉन्सेप्ट था जिसमें उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, इसने तो बड़े चेंजेस ला दिए थे हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज जिसे बोलते हैं ना, वो चेंज ले गया था ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आज हम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मान रहे हैं। अब देखो दूसरी जो उसकी बात थी, हमने एक बात तो उसकी मान ली, एक बात हमने उसकी क्या मानी कि इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हमें क्या करनी है, देखो देखो हमारी दूसरी बात क्या है, हम जिसमें डील कर रहे हैं वो बोहर्स एटम मॉडल है। सबसे बड़ी बात बोहर्स एटम मॉडल है।
एटम मॉडल के साथ हम डील कर रहे हैं बच्चों। और इसका एक आर्टिकल हमने पढ़ चुके हैं। हम एक आर्टिकल है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात इसने क्या कहा कि इसने दूसरी बात में रुदरफोर्ड को फेवर किया। इसने कहा कि हर एक एटम एक सेंट्रल कोर से डील करता है, जिस कोर का नाम है न्यूक्लियस, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कि मैं दूसरी बात की बात कर रहा हूं। अब दूसरी बात में उसने क्या कहा, सर्कुलर ऑर्बिट में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, ठीक है। और उनको रिवॉल्व करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है, अब आपको पता है ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन होती है? ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। रिस्पॉन्सिबल जो उसके लिए फोर्स होती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा उसे? ये बात आती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूं अभी, ठीक है, ये देखिए, ये है ऑर्बिट, मान लीजिए जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, ये इस ऑर्बिट का रेडियस हम मान लेते हैं। ये आपके पास है न्यूक्लियस ऑफ कोर्स, जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेट है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा और मास कंसंट्रेट है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर है मान लो O, और ये ए पे यहाँ इस पोजीशन पे बैठा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका रेडियस है r के इक्वल, और इसकी डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी भी मैं यहाँ शो करता हूँ बाय ड्राइंग द टेंजेंट, ठीक है। देखिए इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अब देखो इसने बात क्या कही, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई? Ze चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास मास है m के इक्वल, स्मॉल m, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कितना होता है, 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है, -31 किलोग्राम। अब देखो इसने क्या कहा कि भाई ये अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसको ये फोर्स चाहिए mv² डिवाइड बाय r, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने यहां इसमें डायग्राम में देखा कि यार यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है जो Ze के बराबर है, और Q2 जो चार्ज है वो E के बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, इसके पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बैठा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी मुझे पता है कि क्या होती है, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। अब Q1 की जगह कौन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स मेरी कितनी बनी है, Q1 की जगह Ze और Q2 की जगह E, मैग्नीट्यूड लेना होता है चार्जेस का, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r की पावर 2, ठीक है। अब मेरे को याद आई न्यूटन की वो बात जिसमें वो कहता था कि हमारी नेचर में कोई भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी नेचर में सारी की सारी फोर्सेस पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। और वो किस तरह से बैलेंस करेंगी यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस विल बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे कितनी है, Ze into E की पावर 2 बन गई, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into r स्क्वायर, दिस इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जो गोल गोल घूम रहा है, इसको गोल गोल घुमाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये बात रुदरफोर्ड ने भी कही थी। लेकिन अब जो मैं तीसरी बात जो यूज करने वाला हूं ना, उस बात ने तो इस कॉन्सेप्ट के मायने ही बदल दिए।
या यूं कहें कि बोहर की सबसे तकड़ी जो बात है ना, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर सर्कल में घूमता है तो इसके पास होना चाहिए कॉन्सेप्ट किसका, एंगुलर मोमेंटम का। बनता है ना एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। और एंगुलर वाला वर्ड कोई भी हो, लीनियर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। रोटेशन वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एंड दैट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। अब मुझे वेक्टर से कुछ नहीं लेना, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए केवल। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना रहेगा, r इंटू पी के बराबर रहेगा। अब p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो वी कैन से एंगुलर मोमेंटम इज mvr। इसने, बोहर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन that is orbiting around the nucleus is integral multiple of h upon 2 pi. Integral multiple of h upon 2 pi. That is, we can say mvr is equal to nh upon 2 pi. mvr is angular momentum. Angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. And that is nothing but Bohr's quantization rule. इसी का नाम है क्या, Bohr's क्वांटाइजेशन रूल। क्वांटाइजेशन रूल, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करती है। एंगुलर मोमेंटम को हम बांट सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। मतलब तीन बातें, और तीनों की तीनों बातें वही हैं जो हमने क्वांटाइजेशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ी थी, वही की वही बातें। अब भाई मैं आपको बता दूं कि उसकी यही बातें थी जिन बातों ने पूरे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। अब एक बात तो हम मेरे पास ये बन के आई है और दूसरी बात मेरे पास ये बन के आई है इक्वेशन 1 और 2 की फॉर्म में। अब इन्हीं इक्वेशन के साथ डील करते हुए मेरे को रेडियस निकालना है बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो सबसे पहला काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, चलो इसके लिए एक डब्बा बना रहा हूं मैं, इसी डब्बे में काम करना है। ठीक है भाई, ये देखो जी, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसके लिए, रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ऑर्बिट को स्टेशनरी भी कहा गया। ठीक है, मुझे निकालना है रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, मुझे रेडियस निकालना है बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का। ठीक है ना, मुझे रेडियस चाहिए बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। ठीक है, देखो मैं कैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। देखो बच्चों, आपने निकाला है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, निकाला ना यहां से। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकाल लूं तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, nh अपॉन 2 पाई m इंटू r। अब ये v की वैल्यू है। अब ये जो v की वैल्यू है, आप इस वैल्यू को पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, पुट इन 1, पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट करो। तो 1 में पुट करो तो एक r से एक r तो पहले से ही कैंसिल हो रहा है। अगर मैं यहां से इस r की वैल्यू देखना चाहूं तो मेरे को ये दिख रही है वैल्यू क्या, यहां से मेरे को ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है क्या, किसके बराबर, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यानी कि यहां से आपके पास r की जो वैल्यू है वो वैल्यू बनती है क्या, z तो 1 रख दो क्योंकि आप हाइड्रोजन के साथ डील कर रहे हो, तो e स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mv स्क्वायर, है ना, इनटू mv स्क्वायर। अब v की वैल्यू अभी अभी आपने लेटेस्ट अभी अभी निकाली है, तो r इज इक्वल टू आपके पास बना e स्क्वायर डिवाइड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नोट m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं उसका। तो वी स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा भाई, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, क्योंकि v का करना था स्क्वायर, आपके पास थी v की वैल्यू, स्क्वायर आपने कर दिया, तो स्क्वायर करते ही आपके पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो ये आपके पास था पाई का स्क्वायर, तो एक पाई कैंसिल हुई है, एक पाई तो बैठी है भाई। ठीक है ना, तो अब यहां से देखो आपके पास रेडियस ऑफ बोहर्स, ये आपके पास क्या बना। ठीक है, तो यहां से किस तरह से हम एक्सप्लेन करके चलेंगे इसको, देखिए देखो भाई, आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया यहां से r इज इक्वल टू क्या बना, ई स्क्वायर पाई एम स्क्वायर, एक एम बचेगा आपके पास बाकी। ठीक है, तो एक एम और इंटू, शिट यार ये तो आर स्क्वायर इसने दिखा दिया, अच्छा तो यहां से एक आर से एक आर कैंसिल करना पड़ेगा, वेरी गुड, आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 4 ये एप्सिलॉन नोट m इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एक m से m कैंसिल हो ही चुका था, m को गायब कर दो, तो एक r से एक r चला जाएगा, और r की वैल्यू को अगर मैं इधर इधर ही रख लूं तो r बनेगा एप्सिलॉन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय e स्क्वायर पाई m, e स्क्वायर पाई इंटू पाई m इंटू e स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा रेडियस। अब देखो एक बात, देखो सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, हमने जो रेडियस निकाला है उस रेडियस की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय क्या पाई एम ई स्क्वायर, यानी कि ये जो रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन की पावर 2 के, यानी कि आपके पास जो आएगा R1, जो आपका R2 आएगा, जो आपके पास R3 की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी 1:4:9 आपके पास 16, कुछ इस तरह से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपके पास, R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, n की पावर 2 के। ठीक है, n की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, अब देखो बेटा आगे इस बात को कैसे बढ़ाते हैं हम, हमने क्या लिखा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब देखो रेडियस की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो वैल्यू रख लेता हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है, बाकी मैं कर देता हूं इरेज। देखो जी देखो भाई, अब आपके सामने वैल्यूज तो सभी की पता होता है आपको मेरे ख्याल से, यहाँ पे जो वैल्यूज हमें सॉल्व करना है जिसके साथ डील करना है, जैसे कि n है, n का तो मुझे नहीं पता, प्लैंक्स कांस्टेंट का मुझे पता है, एप्सिलॉन नोट का मुझे पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का भी मुझे पता है। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज रखूं तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर, h की वैल्यू होती है भाई 6.62 इंटू 10⁻34, और इसका पावर हम रख लेते हैं 2, इसकी पावर है हमारे सामने 2। ठीक है, इसकी पावर है हमारे सामने 2, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है भाई 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू है जी 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जी 9.1 इंटू 10⁻31, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है जी 1.6 इंटू 10⁻19 का पावर कितना, 19 का पावर 2। ठीक है ना, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो आएगी r इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू 5.29 इंटू एन स्क्वायर इंटू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर आएगा।
10⁻⁻11 मीटर के इक्वल आएगा। अगर n इज इक्वल टू 1 की मैं बात करता हूं तो n इज इक्वल टू 1 में मेरा रेडियस आ जाएगा या साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मेरे पास आ जाएगा कितना 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, यानी कि आप कह सकते हैं इसको 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू n इज इक्वल टू, अगर 2 रखूं मैं तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 इंटू 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आप रेडियस की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, फर्दर भी कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो ये बड़ा ही सिंपल वे है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ क्लियरली जब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे तो आपको एक्चुअल में दो फॉर्मूले बड़े ही अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे। वो दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उनका। ठीक है, देखो बच्चों, देखो यहाँ पे जिसके साथ आपको डील करना है वो दोनों के दोनों फॉर्मूलाज हैं आपके पास। एक तो है mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है बच्चा लोग, और दूसरा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाला। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिसके साथ आपको डील करना है वो फॉर्मूले, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर वो दोनों फॉर्मूला आपके बहुत ही अच्छे प्रिपेयर हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक रफ भाषा में ये बात बता दूं कि जो भी चीज आपको निकालनी हो, चाहे रेडियस निकालना हो चाहे वेलोसिटी निकालनी हो, आप इन चीजों को याद रखिए। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इज बीइंग बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये है जी। दूसरा फॉर्मूला है कि एंगुलर मोमेंटम of an electron orbiting around the nucleus is integral multiple of h upon 2 pi। ये दो रिलेशन है आप लोगों के पास बच्चा पार्टी। अगर ये दोनों रिलेशन आपके बहुत ही अच्छे प्रिपेयर है तो आप ये मान लीजिए हर चीज आप इनकी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आपने क्या देखा कि जब आपने रेडियस को सॉल्व किया तो दैट कम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, और आपके पास रेडियस की जो एक्चुअल वैल्यू बन के आती है वो n स्क्वायर इंटू 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर के इक्वल आती है। इस वैल्यू को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको ये वैल्यू बताई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जिसमें हम क्या निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसमें, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट है वो है, हमारे पास वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये चीज है जो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज आवर कांसेप्ट। देखो बच्चों, आपने क्या किया, आपको एक इक्वेशन मैंने बताई कि बेटा एक तो याद रखो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r दैट इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, मतलब अगर कांस्टेंट को k ले लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो z स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यानी कि अगर यहां से मैं देखूं तो mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k z स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, केवल r, क्योंकि एक r से एक r यहां पे कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो यहां से मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो r की वैल्यू निकाल लो। तो r की वैल्यू कितनी होगी,
आर की वैल्यू हो गई बच्चों के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या एम वी स्क्वायर। अब आपको इसको मान लो इक्वेशन कौन सी थी है ये, यहाँ से यहाँ आप पहले मान लो, चलो यहाँ पहले इक्वेशन आएगी। अब आपको पता था किसका, आपको पता था एम वी आर इज इक्वल टू क्या होता है एन एच अपॉन 2 पाई, ऑल्सो एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब ये भी आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू, इक्वेट कर लो 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 को इक्वेट करोगे तो k जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। एक वेलोसिटी को एक वेलोसिटी कैंसिल कर दी, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए m को m कैंसिल कर गया, मेरे को चाहिए v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, v इज इक्वल टू k जेड ई, जेड की वैल्यू तो 1 रखनी है, तो आपके पास ई स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 और इनटू 2 पाई, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आया एनएच, एनएच। यानी कि यहां पे मैंने क्या देखा स्पेशली, मैंने स्पेशली ये देखा कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कि v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो k की वैल्यू, वैल्यूज मेरे को सभी पता है, k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, e का पावर 2 है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पावर कितना 2, 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइड बाय n की वैल्यू मेरे को नहीं पता, h की वैल्यू तो पता है मेरे को 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू जो है, अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यूज रखूं, ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है 2.2 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइड बाय क्या n, ठीक है ना, डिवाइड बाय n आता है मेरे पास, ठीक है, 2.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, दैट इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, अगर n इज इक्वल टू हम 2 रखें तो हमारे पास वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी आती है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 रखें तो वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट हमारे पास आ जाती है 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। इस तरह से वैल्यूज क्या होती जाती है, लगातार चेंज होती जाती है, ठीक है। तो आप यहां से किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। देखो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला भी बन के आ गया, इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला है k e स्क्वायर 2 पाई अपॉन nh। देखो मैंने आपको कहा था कि दो फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूला के बेसिस पे आपको कंप्लीट वर्क करना है, ठीक है ना बच्चों। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर बेस होकर आपको काम करना है। नेक्स्ट के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मुझे कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है उस इलेक्ट्रॉन की जो बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब कैसे, कि आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, this is linear velocity, this is the radius and this is angular velocity, and this concept is actually the relationship between linear velocity and angular velocity. And students, you all know about the omega, that omega is equal to 2 pi into frequency, frequency को मैं nu से डिनोट कर रहा हूँ और मेरे को एक्चुअल में क्या निकालना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालना है, that frequency is v divided by 2 pi r, v divided by 2r।
ठीक है। तो v वेलोसिटी की मेरे पास क्या वैल्यू थी, वेलोसिटी की जो वैल्यू थी उसको आप लेके आ जाइए। वेलोसिटी की जो वैल्यू थी मेरे पास, वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी 2 पाई के ई स्क्वायर, 2 पाई के ई स्क्वायर और डिवाइड बाय एनएच। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। तो v इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, v इज इक्वल टू होगा मेरे पास 2 पाई r इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एनएच। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बन गई भाई 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एनएच इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब बात आ गई भाई आर की वैल्यू भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बन गई इसके बराबर के ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एच इंटू आर, एन एच इंटू आर, ठीक है। अब आपको हाइड्रोजन के साथ डील कर रहे हो, n इज इक्वल टू, n की वैल्यू आपको पता होता है, ठीक है ना। n आपके पास, सॉरी n की वैल्यू नहीं, ये बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। r रेडियस भी आपको पता है, रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर हम हाइड्रोजन के साथ डील करते हैं तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में आती है 0.529, ठीक है। ये देखिए हमारे पास r की जो वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इस r की आपके पास वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी आप मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। n इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय n मैं ले रहा हूं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 6.62, h की वैल्यू 10⁻34 और रेडियस में ले रहा हूं 0.53 इंटू 10⁻10, ठीक है, मीटर। जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 6.57 इंटू 10⁻15 rotations per second, rps, rotation per second. This is the frequency in first orbit. तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि frequency varies inversely proportional to n, ठीक है। जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे frequency क्या होगा, decrease होगा। Then this is all about the frequency, velocity and radius, जिसके बारे में हमने अभी अभी बातें करी। तो students please take a screenshot of this and after that we will move to the next article and that next article is total energy, ठीक है, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस एक बार मार्क करवा दो। मैं सभी बच्चों की अटेंडेंस लगा देता हूँ यहाँ पे बैठे जो हैं, गुरलीन कौर, अमृतपाल सिंह, पायल जारियाल, सार्थक महाजन, आश्रय, शोभित, मनजोत कौर, आकर्षण वालिया, गुरलीन, ऐश, राधेश, साहिलप्रीत सिंह, नवरूप कौर, मनीषा, ये आरएस इमरोज कौर, ठीक है। और कोई बच्चा रहता तो नहीं है? अगर कोई बच्चा रहता है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके मैसेज कर दो मुझे। गुरलीन कौर, ठीक है बेटा, गुरलीन कौर, आकर्षण वालिया, मनजोत, मनीषा, मनीषा ठीक है, मनीषा की अटेंडेंस लगा देता हूँ। सार्थक महाजन, ठीक है, इमरोज कौर, साहिलप्रीत सिंह, गुरलीन बाजवा, ठीक है। ठीक है बच्चों, जितने बच्चे थे यहाँ पे अटेंडेंस लग गई है। अगर बाय द वे कोई मुझसे रह जाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं।